सो हेलो एवरीवन, आज कोरोसिव पॉइजनिंग को स्टार्ट करते हैं। कोरोसिव जो एसिड्स होते हैं वो कैसे पॉइजनिंग करते हैं। तो कोरोसिव्स के पहले जनरल एक्शन देखेंगे, फिर हम सल्फ्यूरिक एसिड पॉइजनिंग को पर्टिकुलरली आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कोरोसिव क्या करते हैं, ये फिक्स करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं और इरोजन कॉज करते हैं। जहाँ पे भी जिस भी बॉडी पार्ट पे गिरेंगे वो यहाँ पे तीन चीज़ें करेंगे, तो आपको एज इट इज़ याद रखना है। ठीक है, फिर ना एक बात बोली जाती है कि जो कोरोसिव एसिड्स होते हैं वो लिक करते हैं ईसोफेगस को और बाइट करते हैं पाइलोरिक एंट्रम को। इसका मतलब क्या है कि ना वो ईसोफेगस पे सबसे कम इंपैक्ट डालते हैं और पाइलोरिक एंट्रम पे उनका मैक्सिमम एक्शन होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे सबसे कम इंपैक्ट डालेंगे ईसोफेगस पे और इस पे सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे परफोरेशन भी कॉज कर सकते हैं और यहाँ से छोटे छोटे इरोजन कॉज करते हैं। ठीक है, जबकि अगर कोई एल्कली को इंजेस्ट कर लेगा तो उसमें अपोजिट होगा, उसमें क्या होगा, ईसोफेगस पे ज़्यादा इंपैक्ट आएगा एज कंपेयर टू पाइलोरिक एंट्रम। ठीक है, अगर किसी पर्सन ने कोई कोरोसिव पॉइजन इंजेस्ट कर लिया है तो उसमें ना तीन चीज़ें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। कौन सी? सुपाइन पोजीशन, गैस्ट्रिक लेवाज और एमएससीज इंड्यूस करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि ना अगर एमएससीज होगा तो देखो फिर से री एक्सपोजर हो जाएगा, ईसोफेगस फिर से एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो परफोरेशन हो सकता है। सुपाइन पोजीशन से भी जो कंसंट्रेटेड एसिड है वो स्टमक की वॉल को परफोरेट कर सकता है। ठीक है, अब हम ना न्यूट्रलाइजिंग एजेंट को बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो वहां पे हीट जनरेट हो जाएगी। अगर हीट जनरेट हो जाएगी, पहले से ही एसिड गिरा हुआ है स्टमक में और वहां हीट भी जनरेट हो रही है, तो ज़्यादा डैमेज हो जाएगा ना, इसीलिए। और तब तक हम ओरली खाना नहीं देते जब तक कि एंडोस्कोपी नहीं हो जाती। और हम पेन रिलीफ कैसे करते हैं? इंट्रावीनस नार्कोटिक्स से और सपोर्टिव केयर देते हैं। ठीक है, स्किन पे गिरा है तो क्या करते हैं कि हम सोडियम बाइकार्बोनेट का पेस्ट लगा देते हैं। अगर आई बंस हुए हैं तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं और फिर वाटर से इरिगेशन करते हैं 15 से 10 मिनट तक। ठीक है, अब अगर इनहेल कर लिया है किसी ने कोरोसिव पॉइजन तो क्या करेंगे, पर्सन को पहले तो एक्सपोजर से हटाना और फिर सप्लीमेंट ऑक्सीजन देनी है। ठीक है, नाउ हम इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे कि सीवियरिटी ऑफ इंजरी कितनी है, कितनी इंजरी हुई है। तो हम शुरुआत 24 घंटे के अंदर हम अपर जीआई एंडोस्कोपी करवाते हैं। बट इससे ना इसका एक लिमिटेशन होता है, इससे हम डेप्थ ऑफ नेक्रोसिस पता नहीं कर सकते कि किस लेयर तक नेक्रोसिस करवा दिया है, स्टमक के वॉल के किस लेयर तक नेक्रोसिस करवा दिया एसिड ने, ये पता नहीं चल पाता। इसके लिए हम करते हैं कॉन्ट्रास्ट एनहेंस्ड कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसको हम CECT बोलते हैं। तो आपको याद रखना है CECT क्या होता है। ठीक है, और सर्जरी कब देते हैं? अगर ना परफोरेशन हो गया स्टमक का तो सर्जरी करनी पड़ती है। और स्ट्रिक्चर्स अगर आ गए हैं, क्योंकि एसिड की पॉइजनिंग का कॉम्प्लिकेशन होता है स्ट्रिक्चर आना, तो स्ट्रिक्चर्स आ गए हैं तो हम एंडोस्कोपिक डायलिटेशन करते हैं, एवरी गिलियड डायलेटर्स और बैलून डायलेटर्स का यूज़ करते हैं। कोरोसिव पॉइजनिंग में कॉज ऑफ डेथ क्या होता है, तो हम टाइम देखेंगे और कॉज ऑफ डेथ देखेंगे कि किस वजह से डेथ हुई। विद इन फ्यू आवर्स अगर डेथ होती है तो शॉक या फिर ग्लॉटिक एडेमा की वजह से होती है। ठीक है, विद इन 24 आवर्स अगर डेथ होती है तो वो स्टमक परफोरेशन, पेरिटोनाइटिस और शॉक की वजह से होती है। और फर्स्ट फ्यू वीक्स में तो सेप्टिक एब्जॉर्प्शन की वजह से होती है, और कुछ महीनों में होती है तो वो एग्जॉर्शन, माल न्यूट्रिशन, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिक्चर बन जाते हैं स्टमक की वॉल में, और इनक्यूरेबल डिस्पेप्सिया की वजह से होती है। नाउ कमिंग टू सल्फ्यूरिक एसिड पॉइजनिंग, तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। ये कलरलेस होता है, इसमें कोई भी फ्यूम्स नहीं होते, और ये ना ब्लैकन कर देता है स्किन को, जिस भी स्किन पे पड़ता है उसको चार कर देता है और ब्लैकन कर देता है। ठीक है, और कमर्शियल H2SO4 जो होता है वो डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का होता है, जबकि ये कलरलेस था, प्योर वाला। ठीक है, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पॉइजनिंग, तो इमीडिएटली साइंस आते हैं। जैसे ही कोई पर्सन सल्फ्यूरिक एसिड स्वैलो कर लेगा इमीडिएटली साइंस आएंगे। तो क्या आएंगे? सबसे पहले इंटेंस बर्निंग पेन होता है माउथ, थ्रोट, ईसोफेगस और स्टमक में। ठीक है, सलाइवा के साथ मिक्स होकर अगर वो ड्रिबल कर गया है तो क्या होता है, कोरोजन होता है, ब्राउनिश डिस्कलरेशन हो जाती है जहाँ पे भी गिरेगा, जैसे चिन, चीक, इन जगहों पे, चिन और चीक पे। ठीक है, फ्रोदी इरेक्टेशन होती है और वॉमिटिंग होती है। जो वॉमिटेड मैटर होता है ना वो भी एसिड होता है। और ओरल कैविटी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जैसे माउथ और लिप्स की, वो सॉफन हो जाती है, एक्सकोरिएटेड हो जाती है और कोरुगेटेड हो जाती है। कोरुगेटेड का मतलब है कि वो टाइट रिजेस और वैलीज की फॉर्म में आ जाती है। टंग और टीथ, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वाइट कोटिंग होती है, बाद में वो डार्क हो जाती है, डार्क ब्लैक। ठीक है, और टीथ जो होते हैं वो डेड, चॉकी वाइट, डिप्राइव्ड ऑफ पॉलिश। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि टीथ जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं, चॉकी वाइट हो जाते हैं और उनकी पॉलिश खत्म हो जाती है। लिप्स जो होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं, उन पे एक्सकोरिएशन हो जाता है और ब्राउन और ब्लैक स्ट्रीक्स आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा प्यास लगती है पर्सन को, पर जैसे ही वो कुछ ड्रिंक करने की कोशिश करता है पानी, तो वॉमिटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से फिर डिहाइड्रेशन हो जाती है। ब्रीदिंग जो होती है वो डिफिकल्ट होती है और नॉइजी ब्रीदिंग होती है, क्योंकि ना जो फॉसेज और एब्डोमेन है ना वो दोनों टेंडर हैं और सोलन है। पल्स फीवल होती है और डिफिकल्ट रेस्पिरेशन होता है। कन्वल्जन्स और डेथ हो जाती है 12 से 24 आवर्स के अंदर।
लेटर कॉम्प्लिकेशंस में हमें क्या देखने को मिलता है, पेरिटोनाइटिस होता है, मीडियस्टेनाइटिस होता है, ठीक है, और परफोरेशन की वजह से स्ट्रिक्चर्स आ सकते हैं। और फेटल डोज कितनी होती है, 5 से 10 ml और फेटल पीरियड 12 से 18 आवर्स। अब एसिड बर्न्स क्या होते हैं, देखो फुल थिकनेस बर्न्स होते हैं, मतलब ये सारी लेयर्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं स्टमक की, ठीक है, विद वेल डिफाइंड एजेस होते हैं इनके, और बहुत ही स्लो हीलिंग होती है और स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए ना कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं स्टमक के अंदर, जो कि बाद में डिस्पेप्सिया कॉज करते हैं। अब ऑटोप्सी फाइंडिंग्स पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ऑटोप्सी फाइंडिंग जो होती है ये डिपेंड करती है क्वांटिटी कितनी गई थी एसिड की और स्ट्रेंथ क्या थी एसिड की, और कितनी देर तक वो जो एसिड था वो पेट में था। एक्सटर्नल फाइंडिंग्स देखते हैं पहले, तो सबसे पहले ना एसिड कोरोजन की वजह से जो एविडेंस आएंगे, जैसे ब्राउनिश ब्लैक पार्चमेंट होगी वो दिखेगी, कोरोडेड स्पॉट्स दिखेंगे, कहाँ पे, चिन, चीक, नेक और चेस्ट, इन जगहों पे, ठीक है। और लिप्स की एक्सकोरिएशन दिखती है, और म्यूकस मेम्ब्रेन की दिखती है, माउथ और टंग की, और चौकी वाइट टीथ, ये ना इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, याद रखना। और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है ना माउथ और टंग की, वो जो होती है ब्राउन और ब्राउनिश ब्लैक हो जाती है, और उस पर नेक्रोसिस हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले ग्रेइश वाइट होती है ये वाली, उसके बाद ब्राउनिश ब्लैक होती है, और फिर लेदरी जैसी फील आती है उसको टच करने पे। व्हेन टेकन बाय स्पून, देखो जब ना कोई पर्सन चम्मच से सल्फ्यूरिक एसिड पिएगा तो लिप्स और माउथ पे इंजरी नहीं होती। नाउ कमिंग टू इंटरनल फाइंडिंग्स, तो इंटरनल फाइंडिंग्स जो होती हैं वो सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और जो अपर जीआईटी है वहाँ पे होती है, यहाँ पे मैंने रेस्पी लिखा है, अपर जीआई में होती है, ठीक है। जो ईसोफेगस की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, और जो स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना वो ब्लैकर हो जाती है और पेपरी फील होता है। पेपरी मतलब जैसे मिर्च जो सूख के हो जाती है ना जैसी, वैसा, ठीक है। जो स्टमक का ग्रेटर पार्ट है ना, ज़्यादातर हिस्सा वो बॉगी ब्लैक मास में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही उसको कोई टच करता है ना वो फट जाता है, डिसइंटीग्रेट कर जाता है। और परफोरेशन की वजह से क्या होता है, बाद में चल के केमिकल पेरिटोनाइटिस हो सकता है, जो भी फ्लूइड है वो सारा पेरिटोनियम में चले जाएगा, पेरिटोनियम में चले जाएगा तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। अगर डिले होती है डेथ तो क्या होता है, ईसोफेजियल स्ट्रक्चर्स आते हैं, और अगर पेशेंट ज़्यादा दिनों तक जिंदा रह जाता है तो फैटी डीजनरेशन हो जाती है और टॉक्सिक स्वेलिंग हो जाती है लीवर और किडनी की। डायग्नोसिस कैसे करते हैं इसका, तो हीमो कंसंट्रेशन बड़ी होती है आरबीसी की अंदर, जो कि एसिड इनहेलेशन की वजह से होती है, ठीक है। केमिकल टेस्ट क्या करते हैं, तो ये बैरियम नाइट्रेट लेते हैं और ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर ये बना देता है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट, अब ना इस पूरे चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मेडिको लीगल एस्पेक्ट ही है, तो आपको अच्छे से देखना है। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होती है क्योंकि ये ग्लिसरीन और कैस्टर ऑयल जैसा दिखता है। सुसाइडल पॉइजनिंग हो सकती है क्योंकि इजीली अवेलेबल होता है, तो सुसाइडल पॉइजन ऐसा ही होना चाहिए ना जो इजीली अवेलेबल हो। होमिसाइडल बहुत कम केसेस में होता है, बट एसिड किसी की बॉडी पे फेंका गया हो तो उसमें H2SO4 बहुत कॉमनली यूज्ड है। एज एन एबॉर्टिफिशिएंट एजेंट, एबॉर्शन के लिए इसको वेजाइना में इंजेक्ट कर दिया जाता है। विट्रियोलेज के लिए भी यूज होता है, तो ग्रीवियस हर्ट कॉज कर सकता है। एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स में क्या होता है ना, जेलसी के लिए और लोग दूसरे पर्सन के प्राइवेट पार्ट्स या फिर फेस पे इसको थ्रो कर देते हैं। और एक पर्सन था, एसिड बाथ मर्डरर कहते हैं, सीरियल किलर था, वो क्या करता था, जो जिसको भी मारता था ना उसको फिर एसिड में उसकी बॉडी को डिकम्पोज करता था। विट्रियोलेज का मतलब होता है कि थ्रोइंग ऑफ स्ट्रॉन्ग H2SO4 या फिर कोई भी कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड या कोरोसिव एल्कली, कार्बोलिक एसिड या फिर जूस ऑफ मार्किंग नट, ये सब या तो फेस पे फेंक देना विक्टिम के, या फिर उसकी आइज पे फेंक देना, या फिर उसकी क्लोथिंग पे फेंक देना। इफेक्ट्स क्या आते हैं विट्रियोलेज के, तो बर्निंग पेन होता है, पहले ब्राउनिश ब्लैक होगा और वहाँ पे ना परमानेंट स्कारिंग हो जाएगी, और फिर ब्लैकिश स्टेन आता है, और जो नाइट्रिक एसिड होता है उसमें येलो स्टेन आता है, इसमें ब्लैक स्टेन आता है। जो बर्न्स होता है वो पेनिट्रेटिंग, पेनलेस, और जो एसिड होता है ना वो डीवाइटलाइज कर देता है, मतलब कि वहाँ से तो ब्लड चला ही जाएगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है और कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाते हैं। विट्रियोलेज के केस में ट्रीटमेंट क्या देना होता है, तो प्लेंटी ऑफ वाटर और सॉल्ट सॉल्यूशन से वॉश करना होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड या कार्बोनेट एक थिक पेस्ट की तरह उसको अप्लाई करते हैं। आइस को H2O से पहले धोएंगे और फिर 5 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करते हैं इन 1 ounce ऑफ वाटर, ठीक है। अगर कॉर्नियल अल्सर हो गया है तो एट्रोपिन ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं। मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है, तो इसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट एज इट इज पूछ लेते हैं। तो सेक्शन 320 IPC के तहत अगर किसी की आंखों में डाल दिया है तो परमानेंट लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, विच इज़ अ ग्रीवियस हर्ट। सेक्शन 320 IPC क्लॉज 2, परमानेंट डिस्फिगरेशन हो सकता है हेड और फेस का, क्योंकि स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाएंगे, तो वो भी सेक्शन 320 IPC क्लॉज 6 में लिखा हुआ है। सेक्शन 326A IPC वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस हर्ट कॉज कर देना बाय यूज ऑफ एसिड। और 326B IPC में क्या लिखा है कि वॉलंटरीली थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो, मतलब किसी ने फेंकने की कोशिश भी की तो उस पर भी 326B IPC लग सकती है। सो ये इसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट था।
तो ये थी सल्फ्यूरिक एसिड पॉइजनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।